जय हिंद, जय माता जी की। राम राम सा। मैं आपका ओम प्रकाश ब्राह्मण बारू पड़ोदी से। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं EWS के लिए तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं। ज़रूर मैंने 2015 में जब ऑन सर्विस था तो एक चैनल बनाया था सैनिकों की जागृति के लिए कि उनको सेना के कानूनों का पता होना चाहिए, जो कि बाद में गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया था। लेकिन मैंने अभी जब से हमारा आंदोलन चल रहा है एक रैंकिंग पेंशन का, तो मैंने इसको दोबारा एक्टिवेट किया और मैं जो समय समय पे अपनी राय या मंथन रखता हूँ। आज हमारा राजस्थान प्रदेश भी, जो कि इस EWS की मार से परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जागरूकता की और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की दोनों की बहुत कमी है। जो कौमें EWS में आती है, पहली बात तो वो पहले से जागृत नहीं होती है, और जब जागृत होती है, जब उनके बच्चे उस मुकाम पे पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। केंद्र सरकार ने आज हमारे को 10% दिया EWS, लेकिन आज राज्य सरकारें या राज्य सरकार का मापदंड और केंद्र सरकार का मापदंड में इतना अंतर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो केंद्र की वैकेंसियों के अंदर वो सर्टिफिकेट ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी जो टर्म्स कंडीशन है इतने कठिन है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। आज अगर देखा जाए तो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, सबको याद है जब भूमि आंदोलन हुआ था, उसके बाद में कानून बना। कानून बनने के बाद में कानून में अमेंडमेंट आते गए। एक समय ऐसा आया कि इसी रेवेन्यू एक्ट के अंदर कह दिया गया कि भाई एक परिवार के पास 50 बीघा ज़मीन होगी, या एक के नाम 50 से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, 50 बीघा ही होगी। अब आप सोचिए कि उस टाइम जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद में आगे पीढ़ी चली है, कितने साल हो चुके हैं इसको। जो समझदार लोग थे उन्होंने अपने उस टाइम के छोटे छोटे बच्चों के नाम से कैसे भी करके किसी भी तरह से कानूनन अपनी ज़मीन को बचा लिया। लेकिन आज हम जिस दोराहे पे खड़े हैं कि मैं भी, मेरी कौम भी बहुत ज़्यादा मारी हुई है इस EWS या इस आरक्षण की वजह से, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण बाकी कौमें इस मतलब कि आरक्षण की वजह से बहुत पीछे चली गई है। दूसरी बात, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हम केंद्र सरकार की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। भले ही हम अंधभक्त हो गए, अब एक पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, हमारे 90% वोट एक ही पार्टी को जाते हैं, 10% हो सकता है दूसरी को जाए, लेकिन राजपूत ब्राह्मण के वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। तो आज हमें सोचना होगा कि हम भर भर के वोट देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर हमारी आवाज़ की सुनवाई क्यों नहीं? क्या एक छोटा सा काम, हमारी सरकार आई है, अभी आई है, इसको हमने भर भर के वोट दिए, क्या एक छोटा सा विधेयक पारित करके केंद्र सरकार से ये मांग नहीं रख सकती कि भाई हमने ये रिलैक्सेशन दिया है, जो कि आप राजस्थान गवर्नमेंट के लिए जो हमने दिया है, इसको आप भी एक्सेप्ट कर लो, इसके लिए आप गजट नोटिफिकेशन जारी कर दो, या जो भी अध्यादेश लाना तो वो ले आओ। अब दिग्विजय सिंह जी तो आपकी पार्टी के नहीं है, बहुत लोग उनसे नफरत भी बहुत करते हैं, लेकिन कम से कम 3 मिनट वो राज्यसभा में इस EWS को लेकर बोले तो सही। अब सब लोग उनको भी सही नहीं ठहराते कि भी उन्होंने सही बोला या गलत बोला। अब उन्होंने 5 साल एज बढ़ाने की बात की तो गलत नहीं की है, लेकिन क्या उन्होंने बाकी की जो शर्तें थी उनके बारे में बोला? उन्होंने यहाँ तक बोला कि कम से कम 13 स्टेट का नाम लिया कि जिन्होंने बहुत कुछ रियायतें दे रखी है, वो सरकार को देनी चाहिए, केंद्र सरकार को। और साथ में सिर्फ 2 स्टेट का उन्होंने लास्ट में नाम लिया, राजस्थान और गुजरात, कि भाई 8 लाख की सीमा को छोड़ के बाकी कोई प्रतिबंध, कोई टर्म्स कंडीशन इस आरक्षण के लिए नहीं है। तो उन्होंने अपनी बात
तीनों बिंदुओं पे सही रखी है। चाहे मैं तो एक पूर्व सैनिक भी हूँ, तो मुझे कोई पॉलिटिक्स से तो वो नहीं, लेकिन मेरा परिवार तो वोट देता है, मैं भी देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि भी हम किसको वोट देते हैं, सबको पता है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के हैं कि उन्होंने कम से कम ये तो उठाया। आज हम अपनी कौम की बात कर लें, हमारी कौम का कौन सा नेता मुखर होके इस ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के लिए आगे आ रहा है? किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारी कौम का हो, आगे आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। बस वो चुन लिया गया, उसके बाद में फिर वो 5 साल के बाद ही हमारे पास फिर आएगा, फिर वो दोबारा हमारे पास वो नहीं आएगा। वरना उनको हमारी तकलीफ़ों से कोई मतलब है नहीं, तो क्या वो आवाज़ नहीं उठाते? आज एक उप मुख्यमंत्री पिछले 1 सप्ताह में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसे बोलते हैं अपनी कौम की चिंता करना। उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब ने क्या बोला? भाई, जनजाति और अनुसूचित जनजाति को साथ में मिलकर रहना होगा, साथ में मिलकर लड़ना होगा अपने हक के लिए, तभी तुम कामयाब होंगे। एक उप मुख्यमंत्री पद पे होते हुए वो अपने कौम को खुला संदेश दे रहा है हमारे में से कोई नहीं है। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम अंधभक्त होके चल रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आज अगर अब रेवेन्यू से अभी आज ली जाए कि जिस कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है सर्टिफिकेट के लिए, कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, आज उसके नाम से ज़मीन कितनी आती है? अगर जब 50 बीघे वाली शर्त लागू हुई थी, और उस टाइम क्या ये बाकी कौम ये सोचेगी कि जो जमींदार लोग थे उन लोगों ने अपने जो खेतों में काम करने वालों के नाम अपने, भी हमारी ज़मीन कहीं सीलिंग में न जाए, तो जो भी उनके घर में काम करते थे, ब्राह्मण हो, चाहे उनके मेघवाल हो, चाहे कुमार हो, चाहे सुथार हो, कोई भी हो, उनके नाम डोली कर देते थे। कम से कम भाई इनको तो मिल जाए, ये सीलिंग में न जाए। लेकिन आज इसकी बात कोई नहीं करेगा, कोई नाम पे नहीं लाएगा। और पिछले 15-20 साल में इसका रेवेन्यू, बिक्री का रिकॉर्ड देखो भूमि का, तो क्या राजपूत ब्राह्मणों ने ज़मीनें ज़्यादा खरीदी है या अदर कौम ने ज़्यादा खरीदी है? तो आप सोचो कि आर्थिक स्थिति पे अभी मजबूत कौन है? जिसको मेन आधार बनाया जा रहा है भूमि का, तो ये चाहे तो सर्वे करवा ले इंडिया के अंदर पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी, कि ज़्यादा मतलब जो खरीदार कौन है, किस कौम से आता है, बेचने वाला कौन है? वो मजलूम सामान्य वर्ग। बदकिस्मती से बच्चे ने हमारे यहाँ पैदा हो गया, हमने उसकी पढ़ाई लिखा के लिए, उसके कॉलेज के लिए, उसके वो 4-4 लाख ट्यूशन भरने के लिए, उसके लिए, और वो ज़मीनें बेचनी पड़ी, कुछ करनी पड़ी। और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज 90% उन बच्चों के खुद के नाम 10-15 बीघा ज़मीन नहीं आएगी। अब वो अगर 5-7 भाई बहन हैं, तो उनके बाप की अगर 100 बीघा ज़मीन है भी, तो वो तो आगे उनको क्या मिलना है? वही 10-15 बीघा। इसके आगे की मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आज हम इस 20 जनवरी को 1 साल हो जाएगा, 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियाँ थी उसको लेके जंतर मंतर पे आज हम 1 साल से बैठे हैं। बारी बारी से हमारे राजस्थान के यहाँ से भी जत्था जाता है और वहाँ पे बैठता है। हमें एक्सपीरियंस ये हो चुका है कि सरकार इस तरह से सुनने वाली नहीं है। सरकार नहीं सुनती ऐसे, कुछ भी कर लो। लेकिन जब हम मैदान में आते हैं, अभी हमने बहुत इतने ज्ञापन दिए कि गिनती नहीं है, आप भी ज्ञापन देते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक हम धरातल पे नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, इसमें अफेक्टेड कौमें बाहर आके आंदोलन का स्वरूप नहीं लेगा। अभी वक्त है कि आचार संहिता से पहले सारे जितनी भी कौमें इसमें आती है ईडब्ल्यूएस में, वो घरों से बाहर निकलें और सरकार को मजबूर करें, केंद्र सरकार को करें, राज्य सरकार को भी करें। आपके सामने उदाहरण जाटों का है। अभी जाटों ने अपनी एकता करके 17 तारीख को उन्होंने धरना शुरू किया था। कल अपना पीएचडी के मंत्री चौधरी साहब उनकी वार्ता के लिए चले गए, सरकार ने डिटेल कर दिया। कैसे कर दिया? कि उन्होंने एकता की और साथ में बोला कि अगर आज वार्ता नहीं हुई तो कल से रेल रोको आंदोलन।
बॉम्बे और उस तरफ दक्षिणी भारत जाने वाली सारी ट्रेनें जयपुर से आगे नहीं जाएगी। अब बोलिए, इतनी ही धमकी दी थी। अब हम तो व्हाट्सएप पे जो हमारे साहब लोग लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी टांग खींच रहे हैं, ठीक है ना, उन पे भी संदेह कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। पहली बात तो जितने भी इफेक्टेड है सबको एक होना चाहिए। एक होने के साथ साथ ही हमें ग्राउंड में आना चाहिए और अच्छी तरह से जाके जयपुर की राजधानी को घेरो कि भाई सरकार, हमने चुना आपको, तो हमारा ये आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके आप ये हमारा मैसेज उनको जल्दी से जल्दी भेजो, जल्दी से जल्दी, ताकि आचार संहिता से पहले हमें हमारे बच्चों को हक मिल जाए। नहीं तो अभी हमारा कोर्ट ने जो एमनेस्टी के लिए दाखिल किया था, अभी 2 दिन पहले उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। सिंगल बेंच थी, हमारा वकील कुछ नहीं बोल पाया, भाई ठीक है आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप सोचो कि हमें उसमें भी डीबी में जाना चाहिए, डबल बेंच में जाना चाहिए, स्पेशल बेंच में जाना चाहिए, जाके हमें स्टे लेना चाहिए। अगर ये भर्तियां हो गई तो फिर बच्चे क्या करेंगे? सीईटी के हिसाब से हमारा 15% है, जितना आवेदन हमने हमारे बच्चों ने किया है उनको तो सबको वैकेंसी मिलनी चाहिए, अभ्यर्थियों को स्वीकृति मिलनी चाहिए। क्योंकि जहां कहीं अपना 13,000 कुछ हमारी 15% के हिसाब से बनती है, वहीं 8,000 करीब ना हमारे बच्चे हैं, तो क्यों स्वीकृति नहीं हुई सभी को? यानी कि हमें साथ में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानकार है, मैं ये मतलब अपनी एक अंदर की पीड़ा लेके आपके सामने आया हूँ कि पहले हमारी यूनिटी, जानकारी और उसके साथ में सरकार पे दबाव। घर बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल के या मैं ये वीडियो डाल के ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हम नहीं कर सकते। नेताओं से तो आशा छोड़ दीजिए। जब आप इस बार संकल्प लेंगे, अभी किसी साहब ने अपने राजपूत कौम की जनसंख्या डाली थी व्हाट्सएप के अंदर, अब बाकी कौमों को भी डालनी चाहिए ना। और जब आप सारे मिल जाओगे तो कितनी सीट लेके जाएंगे मोदी जी? राजस्थान से कितनी सीट लेके जाएंगे? लेकिन हम कभी एक तो हो नहीं सकते ना। प्रॉब्लम यही है कि जो अंग्रेजों ने बीज बोया था वो हमारे अंदर से वो बीज पूरा उखड़ा नहीं है, और जब तक वो उखड़ेगा नहीं तब तक हम वैसे ही मतलब वंचित रहेंगे और हमारा शोषण ऐसे होता रहेगा। क्योंकि सरकार की, केंद्र सरकार की लिस्ट में जातिगत के हिसाब से ब्राह्मण और राजपूत तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो टोटली हिंदुस्तान में छोड़ो, राजस्थान में 6% है और जाट कम्युनिटी 8% है, ठीक है ना। ये तो वसुंधरा जी ने खुद ने जाके बोला था कि राजस्थान का जब बीजेपी का अध्यक्ष बनाने का हुआ था तो बोला कि जब गजेंद्र सिंह जी की बात चल रही थी कि उनको बनाया जाए, तो उस टाइम उनको हटा के किनको बनाया आप सभी को पता है। लेकिन मैं इसमें जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ। देखो वो अपना लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये आरक्षण 75 साल में किसी कौम को बाहर लेके नहीं आ सकी, तो अब क्या लाएगी? और 75 साल चलिए। दूसरा, कम्युनिटी को भी आपस में सोचना चाहिए, चाहे SC ST कोई भी है। तुम्हारा एक बंदे ने जिसने ले लिया आरक्षण का फायदा, कभी कम्युनिटी ने मना किया कि अब तेरे बच्चे नहीं लेंगे, मेरा बच्चा लेगा? तो अभी इस कम्युनिटी से थोड़ा आगे बढ़ गया है। अब आप इस क्रीमी लेयर में आ गए हो, जाति को छोड़ दो। कभी कम्युनिटी में सवाल उठाया? जिसने पहले फायदा लिया है वही बाद में लेगा, और जो पिछवाड़े में बैठे हुए वो पिछवाड़े ही रहेंगे, पिछड़े रहेंगे। उनका पिछवाड़ा धरती पे ही रहेगा, वो नहीं उठेगा। इसलिए कोई कौम आरक्षण से आबाद नहीं हुई है। अरे कम से कम ये टाइम स्केल तो रखो ना। मैं सरकार से मतलब निवेदन करना चाहता हूं कि तुम आह्वान करो कि भाई कितने सालों तक जाके तुम इनको उत्थान कर लोगे। बाबा साहब ने तो 10 साल बोला था, और सही नीति होती तो शायद 10 साल में उठ जाते। लेकिन आप अपना शिक्षा, स्वाभिमान, रोजगार, आपका वो कोई कौम खड़ी नहीं होगी उसके लिए। आरक्षण दे दो, और आरक्षण में भी आपके जिस कौम में हो उसके भी 5-10% जो मुट्ठी में लिए बैठे हैं वही फायदा ले जाएंगे। फिर आप लोग वही रहोगे। कोई कौम आबाद नहीं हो पाई, ना होगी कभी। जय हिंद, जय भारत।